So now today's class is about Hajj, transforming lives spiritually, morally and socially. आज के क्लास में हमने ये पढ़ना है कि हज क्या है, किस तरह ये हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करता है और क्या रूहानी, इनफरादी, अखलाकी और माशरती तब्दीलियाँ इस फरीज़े के अदायगी से हम में आती हैं। इसका रिलीजन में सिग्निफिकेंस क्या है, हदीस कुरान में सिग्निफिकेंस क्या है, और सबसे बढ़कर ये दुनिया को जो है क्या मैसेज देता है, दुनिया से इसमें क्या चेंजेस आती है या हम इस फरीज़े से क्या सीख सकते हैं। तो सिर्फ जो है हम इसको एक सफ़र का नाम नहीं देंगे कि ये एक फ़िज़िकल जर्नी का नाम है, बल्कि हज जो है ये आपकी ज़िंदगी, इस दुनिया की ज़िंदगी में भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो इस नज़रिए से आज का जो लेक्चर है डिज़ाइन किया गया है। दूसरी बात, सीएसएस से इसकी रिलेशन की बात करता हूँ। तो सीएसएस में जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो वो इस नोयत का होगा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ पिलग्रिमेज हज, कि पिलग्रिमेज और हज क्या है और इसके हमारे लाइफ पर असरात क्या हो सकते हैं या क्या है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करेंगे। इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और इसको हमारी जो मेंडेन है, दुनिया है, इस लिहाज से भी देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है आज के इसके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हज का क्या है, हज के कितने अकसाम है, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, फिर आज के दौर में हज अदा करने के सामने जो मुश्किलात हमें सामने आते हैं वो कौन कौन से हैं, उसको भी थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। फिर हमारी ज़िंदगी पर हज के असरात क्या हैं और हज से हम सीख क्या सकते हैं, कौन से असबाक, कौन से लेसन्स हम सीख सकते हैं, कुरान और हदीस में किधर इसका जिक्र आया है, और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी हम देखेंगे कि हम अपनी एनालिसिस इस्तेमाल करके एग्जामिनर को किस तरह इम्प्रेस कर सकते हैं, और फिर आखिर में कंक्लूजन भी। ठीक है, और जो तरीक़ेकार, जो आउटलाइंस मैंने अभी आपको ये 8-10 बता दिए, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर आप इवन सीएसएस की कोई किताब भी उठा कर देख ले, जैसे कि हाफिज़ करीमदाद चुगताई की जो मशहूर बुक है, उसमें भी जो आउटलाइंस है उसमें आपको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह चैलेंजेस ऑफ हज इन द मॉडर्न एरा, कि आज के दौर में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये आपको उधर नहीं मिलेंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि आपको जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको न्यू भी मिलेंगी, एनालिसिस के साथ मिलेंगी, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ मिलेगी, जो आपके सीएसएस के पेपर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे करेंगे। ठीक है, तो हमने इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू competitive एग्जाम्स। जहन में ये याद रखे कि हमने competitive एग्जाम की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है जैसे कि हम स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ते थे। ठीक है, ये न स्कूल का एग्ज़ाम है, न कॉलेज का एग्ज़ाम है, न यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन नहीं होता। वहाँ पर होता है तो सारे के सारे पास हो जाते हैं, हर एक को डिग्री चाहिए होती है, सबको डिग्री मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन है, तो यहाँ के रिक्वायरमेंट्स भी उस लिहाज से डिफरेंट है, और यही वजह है कि आपको मेंटोर भी इसके लिए चाहिए, ताकि आप लोगों को सही तौर पर गाइड कर सके। थोड़ा सा वो स्टूडेंट्स जो कि हमें आज फर्स्ट क्लास हमारे साथ ले रहे हैं और फर्स्ट टाइम है, उनको बता दूं, इस्लामिक स्टडीज़ के सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं, वो यूट्यूब पर मौजूद हैं। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। एक फर्स्ट सेशन है जिसमें मैंने पढ़ाया है कि इस्लामिक स्टडीज़ क्या है, इसका सिलेबस क्या है, किन किताबों से आपने इसकी तैयारी करनी है, हमारे लेक्चर में आपको क्या मिलेगा।
ठीक है। इसी तरह सोर्सेज और रिसोर्सेज इसके लिए क्या हैं, कौन कौन से ऑनलाइन चीज़ें आप इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, और पेपर टेक्निक वगैरह, ये सब कुछ मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप एनी टाइम जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक लेक्चर हमारा दीन और मजहब के डिफरेंस पर हुआ है, एक कलमे के ऊपर हुआ है, जो हमारी बुनियादी अकायद हैं उस पर। उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन जो है मैंने हल करके दिया है आप लोगों को, नमाज पर और एक ज़कात पर। तो ये दो तीन लेक्चर्स ही अभी तक हुए हैं, बाकी नहीं हुए हैं। इट्स अ कम्प्लीटली फ्रेश कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। और ये हमारा चौथा क्लास है इस्लामिक स्टडीज़ का, ठीक है। तो अब ये इस महीने में हम कोशिश करेंगे कि इस्लामिक स्टडीज़ को पूरा जो है कवर कर ले, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक, तो आप लोगों के जहन में अगर ये आया है कि आज फर्स्ट क्लास है और हज से क्यों शुरू है, तो ऑलरेडी हम तीन क्लासेस ले चुके हैं और ये हमारा फोर्थ क्लास है, ठीक है। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन का जो तरीक़ेकार है वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ पेपर के लिहाज से भी। जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है पेपर में, सो योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मस्ट बी अ कंप्लीट आंसर, ठीक है। आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा आंसर होना चाहिए। जैसे मैंने पूरा लेक्चर देना है, मैंने लेक्चर में हज की बात करनी है, मैंने इसके इम्पैक्ट्स की बात करनी है, मैंने इसके बैकग्राउंड की बात करनी है, मैंने इसके टाइप्स की बात करनी है, मैंने मॉडर्न एरा की बात करनी है, मैंने बात करनी है इसके ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस की, अकाउंटेबिलिटी की, जस्टिस की, हर एक चीज़ का जो है मैंने एक पैराग्राफ में निचोड़ निकाल कर एग्जामिनर को लिख कर दे दिया है। इसी तरह आपने भी जब लिखना होता है तो यू हैव टू हिट द आंसर इन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि जो जो बातें मैंने पूरे लेक्चर में करनी है, पूरे आंसर में लिखनी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो हज, जैसे मैंने कहा, इट इज नॉट अ मेयर फिजिकल जर्नी टू द काबा, बट अ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल, मोरल एंड social transformation that reshapes the behavior believer's life। तो हज इस्लाम का पांचवा रुकन है। ये सिर्फ काबे तक जिस्मानी सफर नहीं, बल्कि एक गहरी रूहानी, अखलाकी और समाजी तब्दीली का नाम है, जो मोमिन की जिंदगी को नई शक्ल देती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिवायात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हज को बाकायदा शक्ल दी गई है, और ये पॉइंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी डिस्कस हम करेंगे। ये अल्लाह के सामने इताअत, मसावात और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का एक मिसाल है, ठीक है। हज ईमान की तजदीद करता है, अखलाकी किरदार को मजबूत बनाता है, और मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमानों को यकजा करके आलमी भाईचारे को फास्टर करता है, फ़रोग़ देता है। लेकिन आज के दौर में अगर हम इसको देख ले, तो आज के दौर में आ, इसमें मसाइल भी हैं, जैसे कि राइजिंग कॉस्ट हो गया, बढ़ती कीमतें, आज महंगा पड़ जाता है, अब लोग, ओवर क्राउडिंग है, अब इतने ज़्यादा लोग जाते हैं कि इसको संभालना मुश्किल है। अब कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, जो कि लोग इसको पेपर में डिस्कस करने से डरते भी हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी भी होती है, इतने लाखों लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उसमें अमवात भी हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको भी एड्रेस करना है, एक चैलेंज तो है। पहले तो इतने लोग नहीं जाते, अब तो लाखों लोग जाते हैं। डिप्लोमेटिक इश्यूज भी हैं, जैसे एक दूसरे का, सऊदी अरेबिया का दूसरे ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस का ख़राब होना, या उनका सऊदी अरेबिया के साथ ख़राब होना, ठीक, ये चैलेंजेस हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद भी अगर देखा जाए तो हज क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। इससे हम बहुत सारे असबाक सीख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमैलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, एम्पैथी वगैरह। और अगर हम इसको इसके जितने भी मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं,
हम इसको क्या करें, हल करें, और क्या करें, हज जो है फिर बन जाता है एक अलामत इस्लाम्स यूनिवर्सल मैसेज का। इस्लाम का मैसेज क्या है? पीस है, इक्वालिटी है, एंड डिवोशन है, कि पूरी दुनिया में अमन हो, बराबरी हो, और डिवोशन हो। कुरान में है रेफरेंसेस, आप जाहिर बात है जब आप आंसर करेंगे तो कुरान के रेफरेंस से ही करेंगे। सो एंड कंप्लीट द हज एंड उम्रा फॉर अल्लाह, कि आपने हज अदा करना है, ये कुरान में आप लोगों को बल्कि फर्ज कर दिया गया है आप पर, कि आपने हज भी करना है, उम्रा भी करना है। लेकिन एक चीज ऐड कर दूं, साहिब इस्तितात, जब आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह whoever performs hajj and does not commit any obscenity or wrongdoing will return as free of sin as the day they were born। आपसे वसल्लम ने फरमाया कि जब आप हज अदा करते हैं तो इसका मतलब है, और उसमें आप कोई गलती नहीं करते, तो इसका सवाब आपको ये मिलेगा कि आप ऐसे ही अपने गुनाहों से पाक हो जाएंगे जैसे कि पहले दिन का बच्चा। जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल पाक होता है, इनोसेंट होता है, बेगुनाह होता है हर किस्म के गुनाह से, तो इसी तरह आप भी पाक हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ ले जाऊं तो इसका आगाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता है, जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप काबा को तामीर करें अल्लाह के घर की सूरत में, ताकि लोग वहां पर इबादत कर सकें। इसी के साथ हम थोड़ा सा और इस कहानी में डिटेल में चले जाएं तो हमें बीबी हाजिरा जो है, जिसको इंग्लिश में आप स्टोरी ऑफ हैगर भी कह सकते हैं, एंड इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो आप बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो डिजर्ट का वाकया है सहरा में, ठीक है, ये भी आप कोट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है स्टोनिंग ऑफ सैटर्न है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास सैटर्न शैतान आया और उसको बार बार जो है डिसुएट किया कि आप अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कत्ल ना करे या कुर्बान ना करे, सेक्रीफाइस ना करे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको पत्थर मारते। तो ये वाकया जो आज कल लोग जो है स्टोनिंग ऑफ सैटर्न जो है हज के फराइज में से हैं, वो अदा करते हैं। तो ये सब कुछ हमें हिस्ट्री भी सिखाता है। सो हज हज जो है पिलग्रिमेज दैट टीचेस यू हिस्ट्री। इसी तरह हज इन द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें, आप वसल्लम की बात करें, तो हमें आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा के नाम से जो मशहूर है, उसमें भी आप वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया और साथ में बताया, एक मैसेज दिया इक्वालिटी का, जस्टिस का और ह्यूमन राइट्स का। टाइप्स ऑफ हज क्या है? तो तीन है। एक है हज इफराद, दूसरा है हज किरान, और है हज तमत्तु। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह एक एक लाइन में जो है एग्जामिनर को बतानी होती हैं, डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के बस ये अकसाम है। जैसे मैंने लिखा है कि हज इफराद क्या है? परफॉर्मिंग ओनली हज विदाउट कंबाइनिंग उम्रा। उम्रा के बगैर जब आप हज करते हैं तो हज इफराद कहलाता है, उम्रा के साथ करते हैं तो फिर ये हज किरान कहलाता है, ठीक है। और अगर आप परफॉर्मिंग उम्रा फर्स्ट और फिर फॉलोड बाय हज विद सेपरेट एहराम, उसके लिए अलग अलग एहराम लगाते हैं, तो फिर हज तमत्तु बन जाता है, ठीक है। बस इतना ही फिर आपने भी एग्जामिनर को बताना होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है वो हज के सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट्स के बारे में है, कि वो आपने डिटेल से फिर लिखनी होती हैं। बाकी चीजें आपने सिर्फ और सिर्फ दो दो तीन तीन लाइन में टच देना होता है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपने कुछ ना कुछ हज के बारे में हिस्ट्री में भी पढ़ा है, और इसके बारे में अपनी एनालिसिस भी दे सकते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ हज की बात जब हम करते हैं तो जाहिरी बात है, एक तो ये है कि रिन्यूअल ऑफ फेथ। जब आप अपनी आंखों से काबा देखते हैं, आप सल्लम का रोज़ा देखते हैं, और वो जगह देखते हैं जहाँ पर आपको वाकया याद आता है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत
बीबी हाजरा का, ठीक है। और वो सारी जगह अपनी नज़रों से देखते हैं जहाँ पर अल्लाह के पैगंबर आए होते हैं, तो आपका ईमान जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है और उसमें एक रिन्यूअल होता है। इसी के साथ रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस भी होती हैं, ठीक है। आपका ईमान बिल्कुल मजबूत हो जाता है और आपके गुनाह जो हैं सारे खत्म कर दिए जाते हैं जब आप हज सही तौर पर अदा करते हैं। जैसे हदीस में है कि जो शख्स हज सही तौर पर अदा करता है और उससे कोई ऑब्सेनिटी नहीं होती, गलत काम नहीं होता, तो वो ऐसा होगा जैसे पहले दिन का बच्चा, अपने गुनाहों से मुकम्मल पाक। डे ऑफ अरफा जो है, जब आप ये अदा करते हैं, सो दैट सिंबलाइज स्टैंडिंग बिफोर अल्लाह फॉर अकाउंटेबिलिटी, रिमाइंडिंग बिलीवर्स द डे ऑफ जजमेंट। इसी के साथ जो है मोरल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? मोरल सिग्निफिकेंस फिर इसका ये है, इक्वालिटी एंड ह्यूमैलिटी, कि तमाम के तमाम लोग बिना किसी डिस्टिंक्शन के वो अपने रब के सामने खड़े होते हैं। डिस्टिंक्शन ना रेस के ऊपर होती है, ना वेल्थ के ऊपर होती है, ना स्टेटस के ऊपर होती है, चाहे किसी मुल्क का बादशाह है, वजीर है, या कोई आम आदमी है, ठीक है। उसका लिबास भी सेम होगा, वो एक ही कलमात पढ़ेंगे, एक ही तरह जो है फ़राइज़ अंजाम देंगे, और एक ही अल्लाह के सामने खड़े होंगे और उसी से माफिया मांगते रहेंगे और दुआएं भी करते रहेंगे, ठीक है। तो उसमें एक इक्वलिटी का आंसर वजूद में आता है, ह्यूमैलिटी वजूद में आती है। जैसे कि आप सल्लम ने आखिरी खुतबे में भी फरमाया था कि देयर इज़ नो सुपीरियरिटी ऑफ एन अरब ओवर अ नॉन अरब, ऑफ अ वाइट ओवर अ ब्लैक, एक्सेप्ट बाय फाइटिंग। इसके बाद हमारे पास है कि कैरेक्टर बिल्डिंग, जाहिर बात है वहां पर आप बहुत ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हज की अदायगी इतनी आसान भी नहीं होती, तो आप अपनी पैसे भी लगाते हैं, ठीक है। और अपनी फिजिकल जो है वो अपना जो है जिस्मानी इबादत जिसको हम कहते हैं वो भी अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो जब आप ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं तो इससे आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। इसी के साथ सोशल सिग्निफिकेंस की बात करें तो मुआशरे को क्या फ़ायदा है? एक तो ये है कि यूनिटी ऑफ उम्मा, का जो कंसेप्ट है वो आपको नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अरब नहीं होते, वहाँ पर अजमी भी होते हैं और पूरी दुनिया से आ रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप ये देखते हैं कि सब के सब जो है एक ही खुदा के सामने खड़े होते हैं और उसी तरह नमाज पढ़ते हैं जैसे आप पढ़ते हैं, उसी तरह फ़राइज़ अंजाम देते हैं जैसे आप करते हैं, तो आपका ईमान भी जो है बढ़ जाता है और इसी के साथ आप दूसरों के साथ अपने आप को अटैच समझते हैं। चैरिटी एंड एम्पैथी की बात करें तो वहाँ पर ज़ाहिरी बात है कुर्बानी होती है, और फिर जो गोश है वो बाकी ममालिक को या गरीबों में तकसीम किया जाता है। अच्छा, चैलेंजेस क्या है मॉडर्न दौर में? तो एक हमारे पास है कि ओवर क्राउडिंग एंड लॉजिस्टिकल इश्यूज, इतने ज़्यादा लोग जाते हैं, मिलियंस में जाते हैं, तो अब इनको रखना और संभालना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइजिंग कॉस्ट, अब लोग वही हैं लेकिन कीमतें जो है बढ़ गई हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कुछ ममालिक में टेक्नोलॉजी भी आया और टेक्नोलॉजी हर एक को एक्सेसिबल भी है, लेकिन कुछ ममालिक जैसे पाकिस्तान ले लें, तो यहाँ पर दुनिया में तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, यहाँ पर भी आया, लेकिन लोगों तक इसकी रसाई हासिल नहीं है। आज भी लोग जो है जब अप्लाई करते हैं तो लाइनों में खड़े होते हैं बजाय इसके कि घर से अप्लाई करें। अच्छा, इम्पैक्ट्स ऑफ हज ऑन लाइफ जो है, जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपकी अपनी ज़ाती जो है जिंदगी बदल जाती है, आपकी स्पिरिचुअल क्लींजिंग होती है, रूहानी तौर पर आप खुद को खुश और सेटिस्फाइड जो है फील करते हैं, आपका ईमान जो है स्ट्रॉन्गर फेथ बढ़ जाता है अल्लाह पर। इसी के साथ जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या ग्लोबल यूनिटी का कंसेप्ट वजूद में आता है, और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ एक ग्लोबल मैसेज जो है पीस का वो आ जाता है, ठीक है,
कि दुनिया में जो है इस्लाम जो सिंबलाइज करता है पीस को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, वो इसी के जरिए मिल जाता है दुनिया को। ये पैगाम दे दिया जाता है कि तमाम के तमाम मुसलमान एक हैं और एक ही जगह पर खड़े होते हैं। इसी के साथ जो है इक्वालिटी का कंसेप्ट वजूद में आता है, और ये हम इससे सीख सकते हैं दैट इट इज अ रिमाइंडर टू ट्रीट अदर्स विद जस्टिस एंड फेयरनेस। अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट भी वजूद में आता है, एम्फसाइजेस प्रिपेयरिंग फॉर द डे ऑफ जजमेंट बाय लिविंग अ राइटियस लाइफ, कि आपने सही पाक जिंदगी गुजारनी है। पेशेंस एंड परसिवेरेंस जो है, अच्छा ये किसी ने पूछा है, रिजवान अली कहता है कि पीडीएफ का जो, हाँ नोट्स शेयर कर दूंगा, यही आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। पेशेंस एंड परसिवियरेंस, सो इट टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ enduring hardships फॉर ग्रेटर रिवॉर्ड। कुरान से रेफरेंसेस भी जो है जाहिरी बात है वो भी आप लोगों ने एग्जामिनर को देने होते हैं। सो हज टू द हाउस इज अ ड्यूटी दैट मैन काइंड वोज टू अल्लाह फॉर हुएवर कैन फाइंड अ वे देयर। जो भी जा सकता है, बस ये फरीजा है, आपने अदा करना होता है, और ये कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। फिर हदीस में भी है कि वरली हज जो है दैट डिस्ट्रॉयज सिंस एज फायर डिस्ट्रॉयज द impurities ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एंड द बेस्ट जिहाद इज द परफेक्ट हज। अच्छा, इनलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसका? इनलिटिकल पर्सपेक्टिव फिर इसका ये है कि हज जो है दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इस्लामिक आइडियल्स। इट रिफ्लेक्ट्स की प्रिंसिपल्स लाइक इक्वालिटी, जस्टिस एंड कम्युनिटी वेलफेयर। ठीक है। हज आपको ग्लोबल रेलेवेंस देता है कि तमाम के तमाम मुसलमान जो है एक हैं और एक दूसरे के साथ जो है रेलेवेंट है, रिलेटेड है। और आप पाकिस्तान में जो इबादत करते हैं वही तरह करते हैं जो इंडिया में होते हैं, जो अमेरिका में होते हैं, जो सऊदी अरेबिया में होते हैं। सो यू आर आल्सो रेलेवेंट। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई दूसरा इस्लाम है। इसी के साथ जो है पॉलिसी रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए कि इससे हमें बेहतरी हमें मिले। तो फिर बेहतरी यही है कि रिड्यूस हज कॉस्ट। कोशिश करें कि हुकूमत इसको सब्सिडाइज करे, जो भी तरीक़ेकार हैं, लेकिन इसमें क्या हो, कमी आ जाए इसके कॉस्ट में, ताकि सबको ये फरीज़े अदा करने का जो इस्तिताअत है वो मिल जाए। Adopt environmentally sustainable practices to minimize the ecological impact of हज। और जो लोग वहाँ पर गर्मी वगैरह से मर जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे तरीक़ेकार होने चाहिए कि ये कम हो जाए। ठीक है। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक, टॉपिक के लिहाज से भी। और अगर इससे अलावा जनरल क्वेश्चंस भी हैं तो आज चूंकि फर्स्ट सेशन है, आप जनरल क्वेश्चन भी कर सकते हैं।